हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? मैं विकास किशोर कौशल आप सभी का स्वागत करता हूं पीआरटी टीचर क्लासेस में। आज हम लोग कल जो चैप्टर पढ़ा थे 26 मिनट का वीडियो बन पाया था, क्योंकि गड़बड़ ये हो गया था कि लाइट चली गई थी। ठीक है, हमारे यहाँ इस समय लाइट बहुत ज़्यादा कट रहा है, जबकि सुविधा के नाम पर कहा जा रहा है कि प्राइवेट किया जाएगा तो और अच्छी व्यवस्था मिलेगी, उसी का परिणाम है। ठीक है, जाने दीजिए, छोड़िए, जब किसी को मतलब नहीं तो हमें क्या ही। तो देखिए, हम लोगों ने क्या किया था, चर्चा किया था। देखिए, हम लोगों ने इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में पढ़ लिया था। उसके बारे में क्या करना था, नोट्स बनाना था, तो हमने उसको क्या किया है, लिख दिया है। अब उसको एक बार आप रिवाइज करेंगे कल की चीज़ें को, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, देखिए, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यह जालिका, नलिका और सीट का बहुत बड़ा तंत्र है। यह लंबी नलिका गोलाकार या आयताकार पुटिकाओं के रूप में दिखाई देती है। इसकी संरचना प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। अंतःद्रवी जालिका दो प्रकार की होती है, खुरदुरी अंतःद्रवी जालिका, चिकनी अंतःद्रवी जालिका होती है। रर को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदुरी दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसमें राइबोसोम लगे होते हैं जो कि प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। रर तैयार प्रोटीन को आवश्यकता के अनुसार ईआर के द्वारा कोशिका के अंग, जो कोशिका के अन्य भाग हैं या अन्य अंग हैं, उनमें उनके तक पहुंचा दिया जाता है। जबकि सर जो है वसा तथा लिपिड के अणुओं को बनाने में सहायक होता है। ठीक है, जबकि सर वसा अथवा लिपिड के अणुओं को बनाने में सहायक होता है। यह कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन व वसा कोशिका झिल्ली बनाने में सहायक होते हैं और इस प्रकार झिल्ली को जीवांत जनन प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, कहते हैं। ये चीज़ हमने कल आपको बता दिया था कि दो भागों में बटा होता है ये, सर और रर। सर जो होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक होता है। रर रर क्या होता है, राइबोसोम पाए जाते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ईआर के जरिए अन्य भागों में पहुंचा दिया जाता है, कोशिका के अंग तक। और जबकि जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक या तो वसा करेगा या तो लिपिड करेगा। और इसके द्वारा क्या होता है, अच्छा एक चीज़ और भूल गए, हमें लिखवा देना चाहिए था। चलिए आप सुन लीजिए। ये जो सर के द्वारा वसा या लिपिड होता है, इसका उपयोग हार्मोन्स, एंजाइम्स को बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये थोड़ा सा छूट गया, इसको ध्यान में रखिएगा। ये क्या करते हैं, ये जो होता है कि प्रोटीन और वसा जो होता है एंजाइम हार्मोन्स के भांति कार्य भी करते हैं, याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा और इसको नोट करिएगा, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं, अगला हम पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, हमें पढ़ना है गाल्जी बॉडी। ठीक है, या गाल्जी उपकरण भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, गाल्जी उपकरण कहा जाता है। अगला हमें पढ़ना है गाल्जी उपकरण। ठीक है, गाल्जी उपकरण पढ़ना है। ठीक है, गाल्जी उपकरण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसी के बारे में हमें क्या करनी है, चर्चा करनी है। इसी को हमें क्या करना है, समझना है। इसी को हमें क्या करना है, समझना है। ठीक है, इसी को हमें समझना है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब ध्यान से सुनिए, चीज़ों को समझिएगा। ठीक है, इसको समझने, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा कहीं न कहीं ऊपर नीचे हो ही जाता है। ठीक है, गाल्जी उपकरण। ठीक है, गाल्जी उपकरण। ठीक है, बॉडी। ठीक है, चलिए, गाल्जी उपकरण या गाल्जी बॉडी के बारे में हमें क्या करनी है, चर्चा करनी है, हमें समझना है। और उसको हम क्या करेंगे, समझ के चीज़ों को क्लियर कर लेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। पहली बात तो इसकी खोज जो है 1898 में कैमिलियो गाल्जी ने की थी। ठीक है, 1898 में कैमिलियो गाल्जी ने की थी। किसकी खोज की थी, तो गाल्जी उपकरण की या गाल्जी बॉडी की खोज किसने किया था, कैमिलियो गाल्जी ने किया था। कब किया था, 1898 में किया था। ठीक है, 1898 में किया गया था। अच्छा याद रखिएगा, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है उसमें जो रर और सर,
ठीक है। ये दोनों पादपों में भी पाया जाता है और जंतुओं में भी पाया जाता है, ठीक है, याद रखिए। और थोड़ी सी चीज समझ लीजिए, जंतुओं में ज्यादा पाया जाता है, पादपों में कम पाया जाता है। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें कम पाया जाता है, इसमें ज्यादा पाया जाता है। दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें कम और इसमें ज्यादा, इसमें कम इसमें ज्यादा, याद रखिएगा। इसको भूलिएगा नहीं भाई, इसको भूलने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, भूलने की नहीं। चलिए ठीक है। गाल्जी उपकरण, गाल्जी बॉडी में मैंने क्या बताया, मैंने अभी बताया आपको कि इसकी खोज 1898 में कौन किया था, तो कैमिलियो गाल्जी ने किया था, कैमिलियो गाल्जी ने किया था। और इससे पहले अभी बताया कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है किसमें किसमें पाया जाता है, मैंने बता दिया। अब इसकी भी बात सुन लीजिए, इसको भी सुन लीजिए कि ये कहाँ पाया जाता है, ठीक है, ये भी कहाँ पाया जाता है। तो ये जंतु कोशिका, पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। जंतु व पादप दोनों कोशिकाओं में ये पाया जाता है। कौन पाया जाता है, तो क्या है आपका गाल्जी उपकरण, यानी गाल्जी बॉडी जो है दोनों में पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है, ठीक है, दोनों में पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, दोनों में पाया जाता है, ठीक है, सही है, याद रहेगा, ठीक है। यह चिपटी पुटिकाओं का एक तंत्र होता है, यह चिपटी पुटिकाओं का क्या होता है, एक तंत्र होता है, याद रखिएगा, चिपटी पुटिकाओं का एक तंत्र होता है, ठीक है। और यह क्या होता है, एक दूसरे के समानांतर रूप में, मतलब एक दूसरे के समानांतर रूप में क्या होता है, सजा होता है, ठीक है, समानांतर होता है, ठीक है, एक दूसरे के समानांतर रूप में क्या होते हैं, सजे होते हैं, याद रखिएगा। या तो ऊपर से समानांतर होते हैं, इसको इसे मत समझिएगा, ऊपर ऊपर क्या होते हैं, समानांतर होते हैं, ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है, कुंडित कहा जाता है। जब ये ऊपर समानांतर एक दूसरे के ऊपर समानांतर सजते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है, तो कुंडित कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुंडित कहा जाता है। और अभी मैंने चर्चा की कि ये दोनों में पाया जाता है, पौधों में भी पाया जाता है और जीवों में, जंतुओं में भी पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, दोनों की बात हमने कर ली, ठीक है। अब इसमें देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसका संपर्क जो होता है, इनका जो संपर्क होता है वो ER से होता है, ठीक है, ER से होता है, ED लिख दिए थे गलती से, ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। किसका, इनका संबंध इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है, ER से होता है। ये जुड़े होते हैं, जो गाल्जी बॉडी उपकरण है ये ER से जुड़े होते हैं। क्यों जुड़े होते हैं, अभी बताएंगे कि क्यों जुड़े होते हैं और क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। अभी घबराइएगा नहीं, बस समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। इसमें वसा और प्रोटीन, क्योंकि हमने ER में भी पढ़ा था कि जो SER है इसमें वसा और की बात हुई थी, ठीक है। तो इसमें वसा और प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। वसा और प्रोटीन क्या होता है, इसमें भरपूर मात्रा में आपको देखने को मिलेगा, एक अच्छी खासी संख्या में देखने को मिलेगा, मात्रा में देखने को मिलेगा। जबकि राइबोसोम की क्या होती है, राइबोसोम का अभाव होता है। इसमें राइबोसोम का क्या होता है, अभाव होता है, याद रखिएगा। इसमें आपको राइबोसोम देखने को बहुत कम मिलेगा, अभाव मिलेगा, ठीक है। और याद रखिएगा, कोशिका पदार्थ के विनिर्माण, यानी अभी आ गया आपका, समझिएगा, विनिर्माण यानी परिवहन करने का काम करता है। ये क्या करता है, परिवहन करने का काम करता है। विभिन्न कोशिका पदार्थों के विनिर्माण में या उनके संग्रहण करने में, यानी उनको कलेक्ट करने में, विनिर्माण में, संग्रहण करने में, ठीक है, ट्रांसफर करने में, ठीक है, यानी परिवहन करने में उत्तरदायी होता है। क्या होता है, विनिर्माण में, ठीक है, कोशिका के पदार्थ का विनिर्माण में, ठीक है, विनिर्माण में। फिर उसके बाद क्या करने में, संग्रहण करने में तथा संग्रहण करने में, विनिर्माण में, संग्रहण में, विनिर्माण में, संग्रहण में, तथा क्या करने में, विनिर्माण में, संग्रहण में, तथा परिवहन करने में। इन तीनों में ये क्या होते हैं, सहायक होते हैं, ठीक है, परिवहन केंद्र होते हैं, ठीक है। और ये चीज अगर आप देखेंगे तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के लिए ये दोनों चीजें तो क्या है, महत्वपूर्ण हैं, जो इन्हीं के द्वारा क्या किए जाते हैं। यानी हमारा जो गाल्जी बॉडी है या कहा जाए गाल्जी उपकरण है, वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये दो मुख्य कार्य तो पक्का करता है, ठीक है, ये दोनों कार्य तो जरूर करेगा। कौन करता है, गाल्जी
बॉडी करता है। ठीक है, अगर हमें गाल्जी बॉडी के बारे में या गाल्जी उपकरण के बारे में अध्ययन करना है तो हमें सिल्वर नाइट्रेट की आवश्यकता पड़ेगी। हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तो सिल्वर नाइट्रेट की आवश्यकता बनेगी। इंपॉर्टेंट समझ को इसको याद करिएगा और इसको लिख भी लीजिएगा कि हमें गाल्जी कहते हैं कि गाल्जी उपकरण का अध्ययन करना है तो सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग करना पड़ेगा। इसका एक और मुख्य कार्य होता है कि ये गाल्जी उपकरण जो होता है जटिल शर्करा को सरल शर्करा में बदल देता है। जटिल शर्करा को सरल शर्करा में क्या कर देता है? बदल देता है। याद रखिएगा, यही इसके क्या है? मुख्य कार्य हैं। यही इसके क्या है? मुख्य कार्य होते हैं। और क्या करता है? तो यह कोशिका भित्ति और किसका निर्माण करता है? तो सेल प्लेट जो होती हैं उनका निर्माण करने में सहायक होता है। तो इसके विभिन्न कार्य हैं। ठीक है, इसके विभिन्न कार्य हैं। परिवहन का काम करना, संग्रहण का कार्य करना, विनिर्माण का कार्य करना, साथ में कोशिका भित्ति का निर्माण करना, सेल प्लेट का निर्माण करना। ठीक है, और ये ईआर से हमेशा क्या होता है? संपर्क में रहता है। ईआर के क्या होता है? संपर्क में रहता है। ठीक है, ईआर के रूप से क्या होता है? संपर्क रहता है। ठीक है, संपर्क में रहता है। ठीक है, याद रहेगा। चलें आगे, इसको लिखवा देते हैं। तो चलिए देख लीजिए, लिखवा देते हैं, देख लीजिए। चलिए आइए देखिए, गाल्जी उपकरण समझने की कोशिश करिएगा। गाल्जी काय की खोज कैमिलियो गाल्जी ने 1898 ईस्वी में किया था। हमने बताया था शुरू में ही, यह झिल्ली युक्त चिपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है। ये भी बात हो गई थी। यह एक दूसरे के ऊपर समानांतर सजी होती हैं, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। कुंडिका कहते हैं, याद रखिएगा। इन झिल्लियों का संपर्क ईआर झिल्ली से होता है, ये भी हमने बताया था। यह पादप तथा जंतु कोशिकाओं दोनों में पाया जाता है। इसे डिक्टियोसोम भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डिक्टियोसोम। इसे डिक्टियोसोम भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं अभी पता चल जाएगा। इसका मुख्य कार्य कोशिका भित्ति तथा सेल प्लेट का निर्माण है। इसमें वसा और प्रोटीन अधिक होता है, जबकि राइबोसोम की कमी होती है। ठीक है, इसमें राइबोसोम कम होता है। यह विभिन्न कोशिकाओं के विनिर्माण में, ये डिक्टियोसोम का समझिएगा, इसको समझिएगा, विनिर्माण में, उनके संग्रहण में और परिवहन हेतु उत्तरदायी होता है। इसलिए इसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं का विनिर्माण तथा परिवहन का केंद्र कहा जाता है। इसका जो अध्ययन होते हैं, इसके अध्ययन में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग होता है। गाल्जी काय जटिल शर्करा से सरल शर्करा में बदल देता है। ठीक है, गाल्जी काय सरल शर्करा से जटिल शर्करा में बदल देता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसी को हमें क्या करना है? नोट करके रखना है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। और अगर हमें गाल्जी काय का अध्ययन करना है तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करना पड़ेगा। अब हम अगला चल रहे हैं इसके बारे में पढ़ने, अगला चलेंगे पढ़ने। ठीक है, अगला हमारा इसमें जो चैप्टर है, जो इसमें पढ़ना हमें लाइसोसोम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और गाल्जी, ध्यान से सुनिएगा, एक चीज और इसमें जोड़ देता हूं क्योंकि जरूरी है। ठीक है, गाल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम भी बनाया जाता है। इसमें एक चीज और याद रखिएगा, प्रश्न आ सकता है क्योंकि ये एनसीईआरटी की लाइन है कि गाल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम भी बनाया जाता है। याद रखिएगा, लाइसोसोम भी बनाया जाता है गाल्जी उपकरण के जरिए। तो यानी कोशिका भित्ति बनाई जाती है, सेल प्लेट बनाया जाता है और लाइसोसोम भी बनाया जाता है। तीन चीजें इससे बनाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए लाइसोसोम के बारे में जानते हैं। आज ये खत्म हो जाएगा। कल लाइट की वजह से दिक्कत हुई थी। ठीक है, लेकिन आज ये खत्म हो जाएगा। लाइसोसोम क्या पढ़ना है? लाइसोसोम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, लाइसोसोम के बारे में हमें क्या करना है? पढ़ना है। लाइसोसोम के बारे में हमें जानना है। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए लाइसोसोम के बारे में चर्चा करते हैं, समझते हैं, फिर आगे की तरफ इसी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, इसको आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे। ठीक है, देखिए पहली चीज, अभी इससे पहले जो भी चीजें पढ़ाएं वो जंतु कोशिका, पादप कोशिका दोनों में पाया जाता था, लेकिन ये एक ऐसा है जो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम किस में पाया जाता है? केवल और केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसकी खोज डी ड्यूब ने किया था।
किसने किया था? डी ड्यूब ने इसकी खोज किया था। किसकी खोज किया था? लाइसोसोम की खोज डी ड्यूब ने किया था। ठीक है, डी ड्यूब ने किया था और ये केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? और ध्यान से सुनिएगा, इसकी जो संरचना होती है, ठीक है, इसकी जो संरचना होती है वो क्या होती है? तो यह भी झिल्लियों से क्या होती है? घिरी होती है। झिल्लियों से क्या होती है? घिरी होती है। ठीक है, झिल्लियों के द्वारा क्या होता है? घिरा हुआ होता है। ठीक है, घिरी हुई संरचना है। ठीक है, जिनमें क्या होता है? पाचक एंजाइम्स होते हैं, पाचक एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, पाचक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, पाचक एंजाइम्स होते हैं। इसका निर्माण ईआर करता है। ठीक है, सॉरी ईआर नहीं कर रहे, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, इसका निर्माण जो है रर करता है। ठीक है, रर किसका? इस एंजाइम का निर्माण, इस एंजाइम का निर्माण, गलत मत समझिएगा कि इसका निर्माण नहीं, इसका निर्माण, इसके एंजाइम का निर्माण कौन करता है? रर करता है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर से सुनिएगा, हमने कहा कि जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, इसकी खोज डी ड्यूब ने किया था। इसमें जो क्या होता है? एक शक्तिशाली पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं। इस पाचक एंजाइम का निर्माण जो है कौन करता है? रर करता है। कौन करता है? रर करता है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ठीक है, समझ में आई बात? और याद रखिएगा, ये जो झिल्ली है ये एकहरी झिल्ली है, डबल झिल्ली नहीं है, दोहरी झिल्ली नहीं है, दोहरी झिल्ली नहीं है, यह एकहरी झिल्ली है। ठीक है, याद रखिएगा। और गोलाकार संरचना, आपको गोलाकार संरचना कभी कभी देखने को, कभी क्या अक्सर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे थैली होती है उस तरह से होता है। ठीक है, समझ में आई बात? यह देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ये इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो कोशिका के बाहर से आए हुए कुछ भी अपशिष्ट पदार्थ हों, या कहा जाता है कि अशुद्धियां हो, या कोशिका का ही टूटा हुआ अंग है, ठीक है, उसको पचाने का काम कौन करता है? ये करता है, एंजाइम करता है। जो इसमें शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम पाया जाता है वही क्या करता है? इसको पचाने का काम करता है, और पचाकर क्या कर देता है? साफ कर देता है। ठीक है, पचाकर साफ कर देता है। अब जैसे अपशिष्ट पदार्थ में कहें या हानिकारक पदार्थ में कहें तो बैक्टीरिया भी आ जाएगा। ठीक है, बैक्टीरिया को भी क्या करता है? ये डाइजेस्ट कर जाता है। ठीक है, भोजन को भी और पुराने अंग को भी क्या कर देता है? ये खाकर खाली कर देता है। ठीक है, इसके अंदर बेटा बीकर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वीकर पाए जाते हैं। किसके? इसी लाइसोसोम के अंदर क्या पाए जाते हैं? वीकर पाए जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? वीकर पाए जाते हैं इसी के अंदर। अब ये वीकर क्या करते हैं? याद रखिएगा, वीकर जीवधारियों में पाए जाने वाला एक विशेष प्रकार का उत्प्रेरक है। यह क्या है? उत्प्रेरक है। ठीक है, उत्प्रेरक है, विशेष प्रकार का क्या होता है? उत्प्रेरक होता है। ठीक है, ये वीरक जो वीकर होते हैं ये विशेष प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं, जो क्या करते हैं? जैविक क्रियाओं की गति को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। उत्प्रेरक क्या करता है? रासायनिक क्रियाओं को, जैविक क्रियाओं की गति को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। उत्प्रेरक का यही काम है। ठीक है, और ये क्या करता है? देखिए, इसमें जो ये एंजाइम होता है, ये इसका नेचर कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय नेचर होता है। ठीक है, इसमें जो पाया जाता है वो अम्लीय एंजाइम होता है। ठीक है, और इसी के नाते देखिए, अब एक समय ऐसा आता है कि ये क्या होता है कि अगर कोशिका ही खराब हो जाए या कोशिका ही नष्ट हो जाए तो उसको भी ये डाइजेस्ट कर जाएगा। उसको भी क्या करेगा? ये जो अम्लीय अपघटन है ये क्या करेगा? उसको भी डाइजेस्ट कर जाएगा, उसको भी खा के खत्म कर दिया जाएगा। और क्या होगा? लाइसोसोम अपने आप फट जाएगा, और फट कर क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भगवान ने जो भी चीजें बनाई है ना, उसको धरती पर भेजा है ना, उसका कुछ न कुछ एक समय बाद लिमिट है, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। लेकिन मानव द्वारा कुछ चीजें ऐसी बनाई जा रही हैं जो कम से कम 200 साल 400 साल तक नहीं नष्ट होंगी, और वही हमारे प्रदूषण का कारण बन रही हैं। याद रखिएगा। तो इस तरह से इसे कहा जाता है सुसाइड बैग कहा जाता है, इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर है? अब हम इसको लिखवा देते हैं, बात खत्म हो जाएगी। चलिए आगे लिखवाते हैं। देख लीजिए भाई, यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। इसकी खोज डी ड्यूब ने की थी। यह गोला और इकहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। इसमें पाचक एंजाइम होते हैं, रर इन एंजाइमों को बनाते हैं। इसके अंदर बीकर पाए जाते हैं। बीकर जीवधारियों में पाए जाने वाला विशेष प्रकार का उत्प्रेरक होता है, जो जैविक क्रियाओं को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, उनकी गति को बढ़ा देता है। लाइसोसोम पाए जाने वाले बीगर विघटनकारी होते हैं। यह कोशिका के अपशिष्ट को पचाते हैं तथा कोशिका को साफ करते हैं। इनमें बहुत से हानिकारक अम्लीय अपघट्य एंजाइम भी पाए जाते हैं। जब कोशिका मृत हो जाती है तो यह स्वतः फट जाता है और अपनी ही कोशिका को पाचित कर देता है। ये संपूर्ण प्रक्रिया इसमें होती है, देखने को मिलती है। आत्मघाती थैली इसे कहा जाता है। याद रखिएगा, आत्मघाती थैली भी इसे कहा जाता है। याद रखिएगा, ये सारी चीजें हमें क्या करना था? इसमें पढ़ना था। अच्छे से हम लोगों ने इसको क्या कर लिया? पढ़ लिया। अब इम्पोर्टेंट आता है प्लास्टिड,
जो केवल पौधों में पाया जाता है, जिसे लवक भी कहा जाता है। अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे और सारी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। अब हम उसके बारे में चर्चा करने चल रहे हैं, चलिए देखते हैं उसको भी। चलिए आइए देखते हैं प्लास्टिड, या उसी को लवण भी कहा, सॉरी लवण कह रहे हैं, लवक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लवक कहा जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, अभी हम सब जान लेंगे, ठीक है। प्लास्टिड, ठीक है, लवक। सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बहुत सहायक होते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सिर्फ पादपों में पाया जाता है, यह सिर्फ किस में पाया जाता है? पादपों में पाया जाता है। कौन पाया जाता है? प्लास्टिड पाया जाता है, ठीक है। यह केवल पादपों में पाया जाता है, ठीक है। यह केवल पादपों में पाया जाता है। पहले हम एनसीईआरटी सुन लेंगे, उसके बाद फिर आगे की तरफ सुन लेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी कहता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एनसीईआरटी कहता है कि यह 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एनसीईआरटी सिर्फ कहता है कि ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यह 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, जिसे रंगीन प्लास्टिड कहा जाता है, जिसे रंगीन प्लास्टिड कहा जाता है। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या होता है? एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, जो होता है रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन होता है या श्वेत होता है। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है, जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है, क्लोरोफिल वर्णक होता है, उसे क्या कहा जाता है? क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है, या क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्लोरोप्लास्ट जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या है? बहुत ही आवश्यक है, याद रखिएगा। और क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त याद रखिएगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है, तो क्लोरोप्लास्ट जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त पीले और नारंगी रंग के वर्णक भी पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है, जिसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। किसमें? ल्यूकोप्लास्ट में। क्या क्या होता है? तो स्टार्च होता है, तेल होता है, और क्या होता है? प्रोटीन होता है। ये सब संचित रहते हैं। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी संरचना जो होती है बहुत झिल्ली, मतलब कि क्या होती है, बहुत सी झिल्ली की परतें पाई जाती हैं, जो स्ट्रोमा में स्थित होता है, ठीक है। प्लास्टिड बाह्य संरचना माइटोकांड्रिया की तरह होता है। प्लास्टिड जो होता है बाह्य संरचना में माइटोकांड्रिया की तरह होता है, ठीक है। और माइटोकांड्रिया तथा प्लास्टिड में अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम दोनों पाया जाता है, ठीक है। खुद का डीएनए और राइबोसोम दोनों पाया जाता है, याद रखिएगा। अब चीज़ों को समझिएगा, मैं इसको ऐसे नहीं लिखवाऊंगा, मैं आपको पॉइंट वाइज लिखवा दूंगा, ताकि चीज़ें याद भी हो जाएं और आपके दिमाग में बैठ भी जाएं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो चलिए देख लेते हैं आसानी से। चलिए देखिए, प्लास्टिड यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। एनसीईआरटी में 2 ही दिया, लेकिन उसमें चर्चा किया हुआ, हमने क्या कर लिया? 3 पार्ट में पढ़ लिया, ठीक है। पहला है क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, उसके बाद क्या है? क्रोमोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यह हरे रंग का होता है। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है। कौन? क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके अंदर पर्णहरित लवक पाया जाता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। पर्णहरित होता है, इसी कारण पौधे का कुछ भाग या पत्तियां क्या होती हैं? हरी दिखाई देती हैं, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अवर्णीय लवक, ल्यूकोप्लास्ट, यह रंगहीन लवक है, रंगहीन लवक है, और ये पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहां प्रकाश संश्लेषण से वंचित वाला भाग होता है, जैसे जड़ों में, भूमिगत तनों में, तथा क्या होता है आपका? स्टार्च के रूप में ये भोजन भी लेते हैं। वर्णी लवक जो होता है वो क्रोमोप्लास्ट होता है। ये रंगीन लवक होता है, जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भागों में पाया जाता है, जैसे पुष्प की पंखुड़ियों में, फलों की भित्ति में पाया जाता है, और प्लास्टिड में भी डीएनए और राइबोसोम होता है, ठीक है। सब जगह पर ये पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब जगह पर पाया जाता है। और याद रखिएगा, प्लास्टिड में डीएनए और राइबोसोम खुद का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। यही से क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा, 2 चीजें मैच कर गई तब तो। माइटोकांड्रिया में भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, और इसका भी क्या होता है? राइबोसोम, और क्या होता है? डीएनए होता है। 2 चीजें देखने को मिल गई। अब इसमें अंतिम टॉपिक है रसधानियां, उसको पढ़ेंगे,
और उसी के बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपको यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होगा, फिर हम पढ़ेंगे कोशिका विभाजन। है इसी में छोटा सा दिया, लेकिन हम उसको बड़ा पढ़ेंगे। कोशिका विभाजन पढ़ने से पहले हमें राइबोसोम पढ़ना होगा, फिर डीएनए आरएनए सब पढ़ने होंगे। तो उसको पढ़ने से पहले हमको ये खत्म करने के बाद तब हम उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। रसधानियाँ, ये केवल पादपों में पाया जाता था, याद रखिएगा। रसधानियाँ, रसधानियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। हाँ दिख रहा है भाई, रसधानियाँ। सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, रसधानियाँ जो होती है वो समझ में आएगा। यह ठोस रूप में अथवा तरल रूप में होता है। यह ठोस होगा या तो तरल पदार्थ में क्या होगा, संग्राहक होगा। जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ क्या होती हैं, पाई तो दोनों में जाती है, पादप कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं दोनों पाई जाती है। लेकिन जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती हैं, कम भी होती हैं, लेकिन पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ बड़ी होती हैं एज कम्पेयर टू जंतु कोशिकाओं से। ठीक है, बड़ी बड़ी होती हैं। और कुछ पौधों की कोशिकाओं में केंद्रीय रसधानियों का माप जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है, लगभग 50 से 90% तक होता है। ठीक है, पादप कोशिकाओं में रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है और कोशिकाओं की स्थिति और कठोरता प्रदान करता है। ये राजधानियाँ क्या करती हैं, जो रसधानियाँ हैं, ठीक है, राजधानी नहीं, राजधानियाँ जो हैं ये क्या करती है, कठोरता प्रदान करती है, स्फीति प्रदान करती हैं। ठीक है, पौधों के लिए बहुत आवश्यक पदार्थ है क्या, रसधानी। रसधानी पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक पदार्थ है। ठीक है, याद रखिएगा। कोशिकाओं में ही पाई जाती है, लेकिन क्या होती है, बड़ी पाई जाती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये अमीनो अम्ल, शर्करा और कार्बनिक अम्ल और कुछ प्रोटीन है। ठीक है, क्या होते हैं, ये बने जो होते हैं, इसमें अमीनो अम्ल देखने को मिलेगा, शर्करा देखने को मिलेगा, फिर कार्बनिक अम्ल देखने को मिलेगा, प्रोटीन देखने को मिलेगा। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा हो गया की खाद्य रसधानी जो होती हैं वो उनके द्वारा उपयोग किया गया जो भी उपभोग कर रहा है, लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, और एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधानियाँ अतिरिक्त जल और कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक कोशिकीय जीवों में ये देखने को मिलता है। ठीक है, यही चीज़ है रसधानी। इसमें बहुत कुछ खास नहीं है, लेकिन इसको क्या करेंगे, हम लिखा देंगे, क्योंकि इसको पढ़ लेंगे तो आप सही रहेगा। ठीक है, इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ताकि आपको क्लियर रहे। ठीक है, ताकि आपको क्लियर रहे। चलिए देख लेते हैं। चलिए देखिए, रसधानियाँ ठोस व तरल पदार्थों का संग्राहक होती हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती हैं, यही इंपॉर्टेंट है। पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ बड़ी होती हैं। पादप कोशिकाओं की रसधानियाँ में कोशिका द्रव्य भरा रहता है, ये भी याद रखिएगा। कोशिका को स्फीति और क्या करता है, कठोरता प्रदान करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्योंकि पौधों के लिए बहुत से आवश्यक पदार्थ इस रसधानी में पाए जाते हैं, राजधानी में पाए जाते हैं, रसधानी में। ये अमीनो अम्ल, शर्करा और विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन होते हैं। एक कोशिकीय जीव अमीबा के खाद्य रसधानी में खाद्य पदार्थ एकत्र होते हैं। कुछ रसधानी को कोशिका के जल और अवशिष्ट पदार्थ के बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, यही यहाँ तक रहा आपका चैप्टर। कल हम लोग कोशिका विभाजन पढ़ेंगे, ये भी एनसीईआरटी से ही है, मैंने उसको अलग कर दिया है इसी में, इसी चैप्टर में, लेकिन मैंने अलग, क्योंकि वो छोटे में दिया, हमें पढ़ाना है बड़े में, ताकि विस्तृत डिटेल से पढ़ाना है। तो कल मिलेंगे हम आपसे। और ये रहा आपका आज चैप्टर, ये लगभग समाप्त हुआ। जो कोशिकाओं के भाग थे वो समाप्त हुए। कल हम कोशिका विभाजन पढ़ेंगे, उसमें जो चीज़ें उपयोग में आएंगी उनको भी पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ लेंगे। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।